हाँ तो वंस अगेन वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। तो फिर से आपको मैं स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम लोग 10th क्लास का SST का सेट 1 के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे तो आपको सीरियल से वीडियो मिल रहा होगा, जहां पर मैं आपसे वादा किया था विद्यार्थी कि मैं 9th से लेकर के 12th क्लास तक जितने भी जैक बोर्ड का जो मॉडल क्वेश्चन पेपर जो हमारा जो अपलोड हुआ है नेट पर, जो अपलोड किए गए हैं, सारा सब्जेक्ट का मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा। तो 10th का यदि आप साइंस का सेट 1 अगर नहीं देखे होंगे तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर साइंस का सेट मिल जाएगा। और 10th क्लास के आप इस यूट्यूब चैनल के प्ले लिस्ट में जाइए। यदि आप 9th का देखना चाहते हैं तो 9th का प्ले लिस्ट में देखिए, 10th का देखना चाहते हैं तो 10th के प्ले लिस्ट में देखिए। 10th ही के प्ले लिस्ट में सारा सब्जेक्ट का मिल जाएगा, 9th ही के प्ले लिस्ट में सारा सब्जेक्ट का आपको कहा हो जाएगा मिल जाएगा, ठीक है। 11th के प्ले लिस्ट में टोटल आपको मिल जाएगा, 12th के प्ले लिस्ट में टोटल आपको मिल जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा सीरीज वे में मैं पढ़ा रहा हूं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग 10th क्लास SST का सेट 1 डिस्कशन करने वाले हैं। तो आइए विद्यार्थी मैं आपको टोटल बताता हूं एक एक करके क्वेश्चन। यदि आपके पास पीडीएफ का क्वेश्चन निकाल लिए हैं तो आप सामने एकदम अपने पास क्वेश्चन रखिए, और नहीं निकालें तो सामने आप स्क्रीन पर देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है। तो अच्छा, तो क्वेश्चन हमारा देखिएगा सबसे फर्स्ट में कहता है विद्यार्थी कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। फ्रांस की क्रांति आप सामने देखिए कि फ्रांस की क्रांति जो है से कब हुई थी, ठीक है। तो फ्रांस की क्रांति विद्यार्थी 1789 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। 1789 में हुआ था। तो आप उसको ऑप्शन जो आपका घ है सही है। देखो विद्यार्थी क्वेश्चन पलट भी सकता है, क्वेश्चन जो है से पलट भी सकता है। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि 1789 ईस्वी में कहां की जो क्रांति हुई थी, ये भी क्वेश्चन पलट सकता है। तो आप आंसर रट्टा मत मारिए। बहुत सारे हमारे पास बच्चे ऑफलाइन क्लास में पढ़ने आते हैं, तो उनसे हम क्वेश्चन अगर कुछ पूछ देते हैं, खाली क्वेश्चन को घुमा के पूछ देते हैं, तो वो तुरंत अकबका जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि पता नहीं इसका आंसर क्या होगा। देखो विद्यार्थी, आप गेस पेपर कौन सी लेते हो उससे मतलब नहीं, लेकिन आप यदि ऑप्शन को रटते हो तो क्वेश्चन पलट के अगर पूछेगा, क्वेश्चन को घुमा देगा, तो आप तुरंत कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। और क्वेश्चन तो घुमाएगा ही घुमाएगा, परफेक्ट मतलब श्योर क्वेश्चन को घुमाना ही घुमाना, क्योंकि सेम टू सेम तो देगा नहीं ना, क्वेश्चन यही रहेगा, लेकिन पूछने का तरीका बदल देगा। तो आप तभी क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे जब आपका उसके क्वेश्चन के रीजन के साथ जानोगे कि ऐसा क्यों है। बहुत सारे बच्चे सिर्फ ऑप्शन को रटते हैं। ऑप्शन मत रटिए, मेरे साथ अभी पढ़ते जाइए, साथ में आपको याद होते जाएगा, और तुरंत इसको अगला सेट अपने से मार कर देखिएगा। यदि टेस्ट देना चाहते हैं तो आपको इसी यूट्यूब चैनल पर टेस्ट मिलेगा, और हमारे ऑफलाइन क्लास से भी आप जुड़ सकते हैं। ऑफलाइन क्लास में बहुत ही मजेदार तरीके से पढ़ाई होता है, साथ में ऑनलाइन में भी होता है। तो आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका क्लियर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड से आप देखिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहा है कि सामाजिक उपबंध जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, एक बुक है जिसका नाम है सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स, हिंदी में सामाजिक उपबंध कहते हैं। इस पुस्तक का लेखक कौन था, किसने पुस्तक को लिखा था, ठीक है। तो सामाजिक जो हमारा सामाजिक उपबंध है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट बुक को लिखने वाला व्यक्ति का नाम था रूसो। क्या नाम था? रूसो था। रूसो ने इस बुक को क्या किया था, लिखा था। तो ऑप्शन क में आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल में कह रहा कि यंग इटली सोसाइटी, आपको पता है यंग इटली सोसाइटी, यंग यूरोप के बारे में आप पढ़े होंगे। तो यंग इटली सोसाइटी या यंग यूरोप की स्थापना किसने किया था? तो दोनों का स्थापना करने वाला था कौन था? जियोप्सिफ मेजिनी था, जिसने यंग यूरोप की भी स्थापना किया था, यंग इटली सोसाइटी की भी स्थापना किया था, जो कि ऑप्शन आप देखिए, ऑप्शन कौन में है? ख में आपका सही होगा, जो कि मेजिनी है, ठीक है। सही, दोनों में से कोई पूछ सकता है कि यंग यूरोप का भी पूछ सकता है या यंग इटली सोसाइटी का भी पूछ सकता है। चलिए सवाल नंबर 4 में मारते हैं नजर। सवाल नंबर 4 करता है इटली का एकीकरण कब हुआ था? आप पढ़े इटली का एकीकरण कब हुआ, बताइए। तो आप देखिएगा सामने क्वेश्चन देकर के मार सकते हैं, आपका दिमाग काम कर रहा तो पहले आप मार सकते हैं। तो इटली का एकीकरण 1870 ईस्वी में हुआ था, 1870 में हुआ था विद्यार्थी। चलिए सवाल नंबर अगला 5 पर मारते हैं नजर। तो 5 कहता हमारा शुल्क, देखिए शुल्क संघ जोल्वेराइन है ना, जोल्वेराइन, शुल्क संघ जोल्वेराइन एक है, आपको पता है जोल्वेराइन एक संघ है। उसकी स्थापना किसकी पहल पर की गई थी? किसकी पहल पर? जोल्वेराइन की स्थापना किसकी पहल पर की गई थी? तो प्रसा की पहल पर की गई थी जोल्वेराइन की स्थापना, ठीक है। अगला है जलियांवाला बाग हत्याकांड। आपको पता है पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जिसमें जनरल डायर ने बहुत सारे लोगों को
उसके जो सैनिक थे उसको क्या किया था, उसने गोली फायर करने के लिए जो अनुमति का ऑर्डर दिया था, जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे। तो कब हुआ था आपको अच्छी तरह से मालूम है, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जो कि ऑप्शन क में आपका सही है। ठीक है, आगे देखिएगा सवाल नंबर 7 में कहता कि हिंद स्वराज नामक पुस्तक की स्थापना किसने की थी। हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने किया था। एक पुस्तक है हिंद स्वराज, उसकी स्थापना किसने किया था, तो उसकी स्थापना हिंद स्वराज की पुस्तक की स्थापना महात्मा गांधी ने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन सवाल नंबर 8 में देखिएगा कि महात्मा गांधी मार दीजिए ऑप्शन जो होगा से 8 में कहता है कि हाँ, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। फ्रीडम इज आवर बर्थ राइट। ठीक है, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। इस बात को किसने कहा था, यह क्वेश्चन है। तो इस बात को कहने वाला व्यक्ति आपको अच्छी तरह से मालूम है, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। देखिए विद्यार्थी, ये आपको वीडियो है 10th के स्टूडेंट के लिए तो है ही है, साथ में कंपटीटिव के स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत सारे फायदे। तो कंपटीशन के स्टूडेंट्स भी इस वीडियो को देख सकते हैं। बस 15 से 20 मिनट का वीडियो बनेगा, आपको आसानी से बहुत सारे क्वेश्चन आपको रिवाइज भी हो जाएगा, आप समझ भी जाएंगे। ठीक है, तो चलिए सवाल नंबर 8 हम मार लिए। 9 में जाते हैं। 9 में कहता कि ब्रिटिश सरकार ने कैसरे हिंद की उपाधि से किसे सम्मानित किया था। ब्रिटिश सरकार जो अंग्रेज की सरकार है, वो कैसरे हिंद की उपाधि से किस व्यक्ति को सम्मानित किया था, तो उसको कैसरे हिंद से सम्मानित ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को किया था, जो कि ऑप्शन घ में आपका सही है। ठीक है, सीमांत गांधी किसे कहा जाता है, आप पढ़े होंगे तो आपको सीमांत गांधी पता है। अब्दुल गफ्फार खान को जो होता है सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 11 का था उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। देखिए यहां से आपका ज्योग्राफी शुरू हो गया। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको पता है उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होता है, एक जैव संसाधन होता है और एक कौन सी अजैव संसाधन होता है। तो आप देखिए 2 प्रकार के होगा, मान लीजिए साथ में बगल में लिख भी सकते हैं उत्पत्ति के आधार पर जैव अजैव होता है। ठीक है, सवाल नंबर 12 में कह रहा है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है। तो पंजाब में आपको पता है वहां पर खेती बहुत ज्यादा होता है, उसका जो भूमि का निम्नीकरण किया जाता है वो किसके आधार पर, किसके कारण किया जाता है, कैसे क्यों किया जाता है। ठीक है, तो आपको पता है कि वहां पर भूमि का जो निम्नीकरण होता है अधिक सिंचाई के आधार पर होता है। ठीक है, मैक्सिमम इरिगेशन, ऑन द बेसिस ऑफ मैक्सिमम इरिगेशन हो गया, अधिक सिंचाई के आधार पर होता है। आप सामने क्वेश्चन देखते जाइए और साथ में अपने से भी कुछ दिमाग काम कर रहा है तो अपने से पहले फास्ट अपने में देखिए कि मेरा कितना सही होता है। बात को फेंकिएगा मत सिर्फ कि हमारे इतना सही होता है, आप अपने अंदर से पूछ के देखना कि हम कितना सही होता है। ठीक है, सवाल नंबर आप देखिएगा 13 में जाते हैं। तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष किया गया था। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष किया गया था, तो आपको पता है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन जो है 1992 ईस्वी में ब्राजील के एक जगह था जिसका नाम था कौन सी, रियो डी जेनेरी में किया गया था। कौन सी, ब्राजील का एक जगह है जहां पर प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किया गया था 1992 ईस्वी में, जो कि ऑप्शन ए आपका ऑप्शन क वाला सही है। सवाल नंबर 14 करा किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से नहीं पाई जाती है। अच्छा, किस राज्य में काली मृदा नहीं पाई, काली मृदा में काली मृदा जो होती है, काली मिट्टी होती है, उसमें किस चीज की खेती होती है, तो काली मिट्टी में कपास की खेती होता है। किस राज्य में नहीं पाया जाता, तो ऑप्शन देख लीजिए, महाराष्ट्र में तो होबे करता है, गुजरात में काली मिट्टी रहबे करता है, मध्य प्रदेश में भी जो होता है सो होबे करता है, तो राजस्थान में काली मृदा नहीं होती है, वहां पर कपास की खेती नहीं होती। तो आप ऑप्शन घ में मार देंगे, जो कि बिल्कुल आपका सही जवाब होगा। सवाल नंबर 15 में कहा था इनमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का सही कारण नहीं है। ठीक है, जो ऐसा कौन सा टिप्पणी लिया गया है जिसमें से वनस्पति जात और प्राणी जात को ह्रास नहीं करता है। कृषि प्रसार, ठीक है, ये क्या करता है, ह्रास करता है। ठीक है, ह्रास करता है, तो ये आप इस पर वृहद स्तरीय विकास परियोजना ये भी करता है। पशु चारण और ईंधन लकड़ी का एकत्रित करना। ठीक है, पशु चारण और ईंधन की लकड़ी का जो एकत्रित जमा करते हैं पशु चारण के लिए और लकड़ी के ईंधन के लिए जो जमा करते हैं उससे क्या होता है, वनस्पति जात और प्राणी जात का कोई नुकसान नहीं होता है। तो ये आपका सही बिल्कुल ग आपका ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। बाघ परियोजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। बाघ परियोजना की शुरुआत तो आप पढ़े होंगे तो तुरंत पता होगा, 1973 में बाघ परियोजना
का शुरुआत हुआ था, जो कि ऑप्शन आपका ख सही है। सवाल नंबर आगे देखिएगा, अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण के द्वारा विभाजन में किस श्रेणी को रखा गया। देखिए, अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण के संघ के द्वारा विभाजन को किस श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय वाला और किसका वाला, प्राकृतिक संसाधन को किस श्रेणी में रखा गया है, तो पढ़ के देखिएगा। कहा करा कि संकटग्रस्त जातियां में, कि दुर्लभ जातियां में, कि लुप्त जातियां में, कि इनमें सभी, तो इन सभी में रखा गया, इनमें से सभी होगा। ठीक है, दोनों को इस सभी में रखा गया। सवाल नंबर 18 में करा है कि 14वीं शताब्दी में कितने दिल्ली में श्री फोर्ट क्षेत्र में जल की सप्लाई के लिए हौज खास का निर्माण करवाया था। किसने? 14वीं शताब्दी था, उसमें कहा कि दिल्ली के एक लाल किला, दिल्ली का एक किला था जिसको श्री फोर्ट, श्री किला कहा जाता है, उसके क्षेत्र में जल की सप्लाई के लिए हौज खास का निर्माण किसने करवाया था। तो उसका एक व्यक्ति था जिसको, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक, ये गुलाम वंश शासक का एक व्यक्ति था जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का जमाई था। उसका नाम था सिर्फ इल्तुतमिश, है ना, उसका क्या नाम था, इल्तुतमिश नाम था। तो उसी ने कहा किया था दिल्ली के फोर्ट में, श्री फोर्ट में क्या किया था, वो जो सिंचाई थी, सप्लाई के लिए हौज का निर्माण करवाया था, उसका नाम था इल्तुतमिश, का नाम था इल्तुतमिश, जो कि आपका ख में ऑप्शन सही है। सवाल 19 में करा, निम्न में से कौन सा वक्त बहुउद्देश्य नदी परियोजना के पक्ष में दिया गया तर्क नहीं है। ठीक है, तो टोटल आप पढ़िएगा तो तर्क इसमें जो है से टोटल पढ़ने के बाद आप देख लीजिएगा, ऑप्शन ग जो है बहुउद्देशीय परियोजनाओं से बहुत बृहत स्तर पर विस्थापन होता है और आजीविका खत्म होता है, ये तर्क सही नहीं है। आप पढ़ के एक बार देख लीजिएगा, ये वाला तर्क सही नहीं है, ऑप्शन ग आपका इसमें बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल नंबर 20 करा कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है। देखिए विद्यार्थी, मैं कहा था कि ये कंपटीशन के स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारे फायदे होता है। बहुत बार कंपटीशन में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है। आपको पता है कि ये नर्मदा नदी पर बनाया गया है। आप पढ़िएगा तो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। सामान्यतः 21 नंबर सवाल, सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है। अगर कोई देश विकास कर रहा है तो किस आधारित पर आप कह सकते हैं कि देश क्या कर रहा है, विकास कर रहा है। आखिर क्या उसका कारण होता है, तो प्रति व्यक्ति आय, सही है, इससे भी हो सकता है। औसत साक्षरता दर, इससे भी विकास होता है। लोगों की स्वास्थ्य स्थिति, इससे भी देश विकास करता है। उपरोक्त सभी, तो इसमें उपरोक्त सभी मारा जाएगा। ठीक है, चलिए सवाल नंबर कह रहा है कि 22 में मान लीजिए कि किसी देश में 4 परिवार है। किसी देश में क्या परिवार है, 4 परिवार है। फैमिली जो है कितने परिवार है, 4 परिवार है। देखिए यहाँ पर 4 परिवार है। ठीक है, परिवार 4 है। इन परिवारों की प्रति व्यक्ति आय 5,000 रुपया, प्रति व्यक्ति आय तो 5,000 रुपया। तो 5,000 परिवार का एक व्यक्ति का आय कितना है, 5,000। तो टोटल कितना कमाया, 5 का कितना, 20,000 रुपया इन लोग का कर लिया, कमा लिया। ठीक है, अगर तीनों परिवारों की आय 4,000 रुपया, ठीक है, 3 परिवारों की आय 4,000, 7,000 और 3,000 रुपया है, तो कितना कितना है, 4,000 है, 7,000 है, 7 4 कितना हो गया, 11 और 3 कितना, 14,000 है। तो चौथे परिवार का आय क्या होगा बाबू, 3 गो का कह रहा है कि एगो का 4,000 और 7,000, 11,000 और 3,000, 14,000 था 3 गो का। तो चौथा का क्या हुआ, तो 20,000 में से आप 14,000 घटा दीजिएगा तो जो बचेगा वो चौथा का आय नहीं बच जाएगा। तो चौथा का आय आपका कितना हो जाएगा, 6,000 रुपया हो जाएगा। सिंपल बात है, टोटल आय था 20,000, 3 को मिलकर कमाया 14,000, तो चौथा का आय कितना होगा, 6,000 होगा। एकदम लड़का वाला सवाल है। आप देखिए जो 6,000 होगा उसमें सही मार दीजिएगा। सवाल नंबर 23 में मारिए नजर, कहता है कि मानव विकास रिपोर्ट देश की कुल तुलना किस आधार पर करती है। मानव विकास रिपोर्ट जो है, मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना किस आधार पर करती है। तो आपको पता होगा किस आधार पर, स्वास्थ्य के आधार पर होता है, ऊपर पढ़े हुए कि शिक्षा के आधार पर होबे करता है। अरे देश अगर तरक्की कर रहा था किसके, स्वास्थ्य के आधार पर, शिक्षा के आधार पर और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर, सब के आधार पर होता है। तो उपरोक्त सभी, इसमें भी आपका घ ऑप्शन मरा जाएगा। ठीक है, ऑप्शन घ होगा ना। सवाल नंबर 24 में करा कि 1 वर्ष में पैदा हुए प्रति 1,000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों की संख्या क्या कहलाती। अच्छा, 1,000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष पहले जो मर जाता है,
एक वर्ष आयु वाला पहले अगर मर गया, एक वर्ष आयु वाला, तो क्या कहलाता है? तो बच्चे ने मर गया तो शिशु मृत्यु दर कहलाता है। अरे बच्चा मरेगा, शिशु मरेगा एक वर्ष वाला में, तो वो शिशु होता है, तो शिशु मृत्यु दर कहलाएगा, जो कि ऑप्शन क में आपका सही है। सवाल नंबर 25 में करा कि वनोत उत्पादक संग्रह करना किस क्षेत्र की गतिविधि है? ठीक है, वनोत उत्पादक आपको पता है क्षेत्रक 3 प्रकार का होता है। प्राथमिक क्षेत्रक, जिसमें आपको द्वितीय क्षेत्रक और कौन सी तृतीय क्षेत्रक होता है। तो कृषि जो होता है वो प्राथमिक क्षेत्रक में आता है, द्वितीय क्षेत्र में उद्योग आता है, तृतीय क्षेत्र में का सेवा आता है। तो आपसे करा को वनोत उत्पादक, तो आप कृषि ने कर रहे हैं तो ये आपको प्राथमिक क्षेत्रक में आएगा, पढ़े होंगे आप लोग, तो ये आपको प्राथमिक क्षेत्रक में, जो कि ऑप्शन ख आपका सही हो जाएगा। सवाल नंबर 26 में कहता है कि वे क्षेत्रक जो सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं और उन्हें सरकारी नियमों और विनियमों का अनुपालन करना होता है, क्या कहलाते हैं? देखिए, क्षेत्रक की जहां बात है, 2 प्रकार के क्षेत्रक होता है, संगठित क्षेत्रक और असंगठित क्षेत्रक। संगठित क्षेत्रक में काम करने का टाइमिंग भी फिक्स होता है, वेतन भी फिक्स होता है, सब चीज उसमें फिक्स होता है। तो बाबू जो सब चीज फिक्स होता है वो सरकारी नौकरी होता है, आपको पता है, ठीक है। अच्छा, जो जिसमें फिक्स नहीं होता उसको असंगठित क्षेत्रक कहते हैं। तो इसमें सरकारी नियमों का पालन करना है तो कौन होगा? संगठित क्षेत्रक होगा। एकदम देखिए, एकदम धुक क्यों नहीं चल रहा, एकदम आसान सवाल दिया है, तो ऑप्शन क आपका सही हो जाएगा। अब सुनिए, अभी मैंने बताया आपको कि प्राथमिक क्षेत्रक में आपका क्या आ जाएगा बच्चा पार्टी? बोलिए, प्राथमिक क्षेत्रक में कृषि आ जाएगा, मैंने बताया था। द्वितीय क्षेत्रक में आपका क्या हो जाएगा विद्यार्थी? तो द्वितीय क्षेत्रक में मैंने आपको बताया था उद्योग हो जाएगा। और तृतीय क्षेत्रक में आपका क्या हो जाएगा? तो तृतीय क्षेत्रक में आ जाएगा, तो आपको बताया था तृतीय क्षेत्रक में क्या बताया था? बोलिए। तो सेवा, जो सेवा हुआ करते हैं वो तृतीय क्षेत्रक होता है। हम आपको पढ़ा रहे इस सेवा तृतीय क्षेत्रक हो गया। कोई व्यक्ति गाड़ी चला रहा तो किसी को सेवा दे रहा तो ये तृतीय क्षेत्रक हो गया। तो कहता सवाल कहता कि रमेश, सुरेश, नरेश, रमेशवा है, सुरेशवा है, नरेशवा और राकेशवा 4 गो भाई है। रमेशवा, सुरेशवा, नरेशवा और राकेशवा 4 भाई है। रमेश खेतों में काम करता है, रमेश खेत में काम करता है। देखो, रमेश खेत में काम करता है, तो रमेश का हो गया बाबू किस क्षेत्र में आ जाएगा? तो प्राथमिक क्षेत्रक में आ जाएगा। फिर कहता है कि सुरेश किसी फैक्ट्री में काम करता है, तो सुरेशवा द्वितीय क्षेत्रक में आ जाएगा, सुरेशवा। और फिर कहता है कि किसी फैक्ट्री में मजदूरी करता है। नरेश एक शिक्षक है, नरेशवा का है एक शिक्षक है। और साथ में राकेशवा का है एक ड्राइवर है, तो राकेशवा ड्राइवर है, राकेश का है ड्राइवर है। तब कह रहा इसमें कि इनमें से किसका कार्य सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो सेवा में क्या? नरेशवा और राकेशवा। तो ऑप्शन में जो नरेशवा राकेशवा जाओगे तुरंत मार देंगे, तो ऑप्शन ग आपका सही हो जाएगा। एकदम आसान सा सवाल। सवाल नंबर 28 में कह रहा है कि रोहन एक कौन सी अकुशल बेरोजगार युवक है। रोहन एक लड़का जो कि अकुशल बेरोजगार युवक है, उसके पास रोजगार फिक्स नहीं है, सालों भर उसका रोजगार नहीं है। वह रोजगार की गारंटी देने वाली सरकारी योजना मनरेगा के तहत कार्य करता है। रोहना जो है वो मनरेगा के तहत कार्य करता है। तो मनरेगा आप लोग पढ़े होंगे, जो कि साल में मनरेगा जो होता है, 1 ईयर में जो होता है, 1 साल में मनरेगा कितना दिन काम देता है? 100 दिन काम देता है मनरेगा के तहत, आप पढ़े होंगे। तो ठीक है, करा कि पंजीकृत करवाता है, ठीक है, उसमें वो पंजीकृत करवा लिया, मनरेगा में काम करने लगा वो। रोहन को वर्ष में कितने दिनों का रोजगार की गारंटी मिलेगा? आप बताओ, अभी तुरंत बताएं कि मनरेगा के तहत किसी मजदूर को 100 दिन का काम मिलता है, तो आपको आसानी से 100 दिन जो होगा संभाल दीजिएगा आसानी से। सवाल नंबर 29 में करा कि एक खेत में लक्ष्मण और उसके परिवार के 4 व्यक्ति काम करते हैं। एक खेत है, लक्ष्मण और उसके परिवार के 4 व्यक्ति काम करते हैं, जिसमें सालाना 20 क्विंटल गेहूं का उत्पादन होता है। लक्ष्मण है और 4 व्यक्ति उसका और है, 1 साल में 20 क्विंटल सब मिला के गेहूं उत्पादन करता है। लक्ष्मण के चचेरे भाई करण ने 1 वर्ष तक लक्ष्मण और उसके परिवार साथ मिलकर कार्य किया, परंतु उस वर्ष कुल उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं हुई। आपको पता है साथ में लक्ष्मण के चचेरा भाई कजन भी आ गया और उसका एक और व्यक्ति आ गया, और ठीक है, चचेरे भाई लक्ष्मण उसका परिवार के साथ भी मिलकर रहने लगा। पहले 4 ही था और आ गया, और लेकिन कोई भी वृद्धि, उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं हुआ। करण की परिस्थिति को किस श्रेणी में रखा जाएगा? तो बाबू आपको पता है कि जिसमें होता है कि मतलब काम कर रहा है लेकिन फिक्स नहीं है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि जितना का 100 रुपया का उसको जरूरत है, 100 रुपया की उसको जरूरत है, और अगर 80 रुपया में काम कर दे रहा है, 500 की जरूरत है, और अगर 400 में काम कर दे रहा है, तो ऐसे मजबूरी में ना काम कर रहा है। क्योंकि अगर 500 उसको मिलबे करता तो 400 में काहे करता, तो मजबूरी में काम कर रहा। अब लक्ष्मणवा अगर परिवार है ये था, पहले से 20 क्विंटल उपज करबे करता था, लेकिन और चल गया, करणवा कर परिवार चल गया, तो कोई बदलाव नहीं हुआ, तो
मजबूरी में न गया, तो मजबूरी में गया तो उसको प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी इसमें हो जाएगा, देख लीजिएगा ऑप्शन आपको ख में हो गया। ठीक है, जो सिर्फ जितना मैंने अगर उसके अनुसार कैपेसिटी के अनुसार काम मिले तो वो होता है, आपको पता है वो अप्रच्छन्न होता है। जो कि एकदम मजबूर के तहत काम कर रहा हो तो प्रच्छन्न बेरोजगार कहलाता है। 30 में अर्थशास्त्र में प्रत्येक क्षेत्र के अंतिम उत्पाद की ही गणना क्यों की जाती है? ठीक है, तो आपको पता है अर्थशास्त्र में प्रत्येक क्षेत्र के अंतिम उत्पाद की ही गणना क्यों की जाती है? ताकि उसका दोहरा गणना से बचने के लिए। ठीक है, तो दोहरी गणना की समस्या से बचने के लिए उसका अंतिम उत्पाद ही की गणना की जाती है। अगला सवाल कर रहा है कि ग में देखिएगा अधिक लागत की 31 में सवाल नंबर कितना, ये तो आपका ख हो जाएगा। 31 में कह रहा है सत्ता की साझेदारी के संबंध में निम्न कौन सा कथन असत्य है? सत्ता के समझदारी के संबंध में, तो आप इसको पूरा पढ़ के देखिएगा। सत्ता के समझदारी के संबंध में कहा कहता है सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र के लिए लाभकार है, सही बात है, लाभकार है। इसमें सामाजिक समूहों में टकराव का अंदेशा घटता है, ये भी कहा है, सही बात है। यह अस्थिरता एवं आपसी फूट को बढ़ाता नहीं, सत्ता के साझेदारी में अस्थिरता एवं आपसी फूट को नहीं बढ़ाया जाता है, तो ये आपका सत्य कथन है, ये आपको मार दीजिएगा, सही होगा। सवाल नंबर 32 में कहता है कि निम्न में कौन बेल्जियम का एक भाषाई समूह नहीं है? तो यदि सवाल नंबर आप पढ़िएगा 32, तो बेल्जियम में फ्रेंच भी बोला जाता है, डच और जर्मन सब चलता है, लेकिन स्पेनिश वहां पर नहीं चलता, जो कि ऑप्शन ख आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। सवाल नंबर 33 में कह रहा है कि स्वतंत्र राष्ट्र बनाने के बाद श्रीलंका में किसे राजभाषा घोषित किया गया? जब श्रीलंका जब क्या हुआ था आपको पता है, 1948 ईस्वी में श्रीलंका क्या बना था? बोलिए, 1948 ईस्वी में स्वतंत्र बना था। तो जब स्वतंत्र बना तो आप बताओ बच्चा पार्टी कि किसको वो राजभाषा घोषित किया था? ठीक है, तो वो 1948 में आजाद होने के बाद सिहली को उसने राजभाषा का किया था, घोषित किया था। ठीक है, अब सवाल नंबर 34 में करा श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ? तो अभी बताइए दिए हम, 1948 में हुआ। ठीक है, 35 में करा कि निम्न में कौन संघवाद की एक विशेषता नहीं है? पूरा पढ़ के देखिएगा तो ये ऑप्शन आपका ग सही होगा। 35 का विभिन्न स्तरों की सरकार के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित नहीं होते, ये आपका सही होगा। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 36 में कह रहा है कि निम्न में कौन भारत की अनुसूचित भाषा के रूप में शामिल नहीं है? भारत में आपको पता है विद्यार्थी की टोटल अनुसूचित भाषा है से 22 है। टोटल अनुसूचित भाषा के अंतर्गत कितना है? अनुसूचित भाषा में 22 भाषा आता है, 22 लैंग्वेजेस आते हैं, जो कि संविधान के 8वीं सूची में रखा गया है। ठीक है, भाषा को किस में रखा गया है? संविधान के 8वीं सूची में रखा गया है, जिसमें अरबी भाषा को क्या किया गया? शामिल नहीं किया गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कर रहा है कि कौन सा शामिल नहीं है, तो अरबी में आप मार देंगे, अरबी नहीं है। 37 में कह रहा है कि निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए निम्न में कौन सुमेलित नहीं है, तो आपको पता है राज्य सरकार राज्य सूची सही है, सम्मिलित है। केंद्र सरकार संघीय सूची, ये भी सही है। केंद्र और राज्य सरकार समवर्ती सूची। ठीक है, केंद्र में जो काम होता है केंद्र सरकार करता है, लेकिन कुछ काम ऐसा भी होता है कि राज्य सरकार भी करती है, तो ये भी सम्मिलित है। स्थानीय सरकार और अविष्ट अधिकार ये गलत है, ये आपको असत्य बात है, ये सम्मिलित नहीं है। ठीक है, स्थानीय सरकार कुछ और है, अविष्ट अधिकार का कुछ और काम होता है, आपको पता है। ठीक है, चलिए आगे सवाल नंबर 38 में कह रहा है कि भारत में विकेंद्रीकरण माने विभाजन के संबंध में कौन सत्य है? तो आप इसको पढ़ के देखिएगा, ये ऑप्शन आपका ख से हो जाएगा। वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम 1992 में उठाया गया था, ये आपको बिल्कुल सत्य बात है, ये आपको मार दिएगा ऑप्शन ख में। 39 में करा कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो आप पूरा पढ़ के देखिएगा तो इसका ऑप्शन आपका घ सही होगा, जो कि सम्मिलित नहीं है। राजनीतिक में सीधे दबाव समूह राजनीतिक में सीधे भाग लेते हैं, ठीक है, ये आपका सही हो जाएगा। ये सम्मिलित नहीं है, नहीं लेते हैं ना, दबाव समूह में ऐसा नहीं होता है। 40 में कह रहा है कि निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? तो पढ़िएगा तो कह रहा है खाद्य विक्रेताओं का संघ जो है वो दबाव समूह के अंतर्गत नहीं रहता है, मैंने रहता है, इसमें लिखा है कि रहता है, तो ये कह रहा कि क्या नहीं रहता, तो ये आपका सम्मिलित नहीं है। खाद्य विक्रेता का संघ दबाव समूह में नहीं रहता है, ये आपका सम्मिलित नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने SST का 40 क्वेश्चन कराया। यदि 9th से लेकर के 12th क्लास तक हर एक सब्जेक्ट का आप पाना चाहते हैं तो आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मिलते हैं एक अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।